आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फड़ी नागवंश छत्तीसगढ़ के, कलचुरी राजवंश और छिंदक नाग बस्तर के छिंदक नागवंश, साथ में जो बस्तर के काकतीय वंश है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न व्यापम और पीएससी के द्वारा पूछा गया है उसके बारे में आज आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हो हमारे चैनल एकलव्य साहू जीके को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी नए वीडियो आप लोगों के बीच में उपलब्ध होगा वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा या फिर राजनांदगांव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन था जो रतनपुर राज्य में है ना उसकी इकाई नहीं थी, मतलब उसकी शाखा नहीं थी, तो कौन सा था? वो ऑप्शन डी है राजनांदगांव, जो कलचुरी शासन काल में उसके अधीन नहीं था, फिर उस राज्य के शाखा के रूप में अस्तित्व में नहीं था, ये अलग था, है ना। तो ये डी हो गया। चलिए देखिए 2017 में इसको पूछा भी गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था, है ना। कलचुरी शासन व्यवस्था में जो बटाया है ना गढ़, 36 गढ़ों में इसको विभाजित करके रखे थे कौन? कलचुरी शासक लोग, है ना। इसमें 84 गांव शामिल थे, एक एक गढ़ में 84 गांव शामिल थे, और साथ में जो दाऊ होते थे वो 12 गांव का क्या होता था? दाऊ होता था, है ना, जिसके तहत ये चीज़ यहाँ पर शासन व्यवस्था चलता था, है ना। तो इसमें आप लोगों को बताना है क्या चीज़ है, कितने गाँव से मिलकर बनाता था? 36, 24, 84 या फिर 12। तो क्या है, ये 84 सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जो गढ़ है वो 84 गढ़ों में 84 गांव से मिलकर एक गढ़ को बनाया जाता था, है ना। 2019 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद गढ़ नहीं है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में ये कौन सा जगह है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है? तो पावागढ़ है, सिंघनगढ़ है, कोटगढ़ है या फिर नवागढ़ है? कौन सा जगह है जो यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पावागढ़। यह यहाँ का नहीं है। 2019 में इसको CGPSC के द्वारा ADP में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी? किसने यहाँ पर छत्तीसगढ़ को यहाँ पर अलग अलग 18 गढ़ों में छत्तीसगढ़ को मध्य से विभाजित करके 18 गढ़ नीचे 18 गढ़ ऊपर बनाया था? तो इसने कौन सा शासक था जिसने यहाँ पर ये चीज़ शुरुआत किया है करके पूछा है? क्या कलिंग राज थे या फिर प्रताप मल्ल थे या पृथ्वीदेव प्रथम या फिर कल्याण शाह थे? कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्याण शाह है, जिसने छत्तीसगढ़ों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 किलो की खोज की? कौन? छत्तीसगढ़ में तो अब बन गया था कौन? छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ों में बन गया था। अब उसके बाद जो ब्रिटिश अधिकारी आए उसने यहाँ पर जमाबंदी शासन व्यवस्था चालू किया था, उसके तहत यहाँ पर 36 किलो की खोज किया था उस अधिकारी ने। तो वो कौन थे? वो चिस्म थे या फिर चार्ल्स मैसन थे या फिर कनिंघम थे या फिर चार्ल्स एलियट थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, जो चिस्म थे वो 36 किलो की यहाँ पर खोज किया था। कौन? चिस्म, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? अब रतनपुर के कलचुरी शासक और रायपुर के कलचुरी शासक ये दो जगह पर अलग थे, तो लेकिन रतनपुर के ज़्यादा फेमस है ना। यहाँ से रायपुर का जो कलचुरी शासक है उसका अंतिम नरेश कौन था, है ना? या अमर सिंह थे या उमेद सिंह थे या फिर सूरत थे या फिर कुशल सिंह थे? कौन थे? तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर सिंह, जो रायपुर के जो शासक है ना
कलचुरी शासक उसके अंतिम शासक थे। 2017 में इसको पूछे भी गया है, देख सकते हैं एडीएस में सीजीपीएससी के द्वारा। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, जो कि लगातार कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 200 लगभग 200 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है। जितना भी पूछा गया था इस भाग से, इस चैप्टर से, वो सभी चीज़ करा दिया है। तो कल से दूसरा चीज़ चालू हो जाएगा, दूसरा चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा सभी चीज़ को, इसका पैटर्न भी किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़। मेरा मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि जितने भी दोस्त हैं जो सीजीपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे होते हैं और किस प्रकार से जो क्वेश्चन किया जाता है उसके द्वारा, ये चीज़ का पैटर्न को समझे और उसके हिसाब से आप लोग अपने जो भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका प्रिपरेशन अच्छा हो सके, यही मेरा उद्देश्य है। इस कारण से मैं इस प्रकार से क्वेश्चन ला रहा हूँ, सेम टू सेम जो पीएससी में पूछा गया वही क्वेश्चन है। तो ये आई होप ये चीज़ भी पसंद आएगा आप लोग। इसमें क्या है कि आप लोग व्यापम भी देख सकते हैं, पीएससी, दोनों का लेवल किस प्रकार से होता है, ये चीज़ आप लोगों को माइंड सेट करके तैयारी करना होता है। तो आई होप ये चीज़ पसंद आएगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कलचुरी शासक, है ना। प्रथम शासक कौन था रायपुर के साथ, है ना। तो ब्राह्मण देव रामचंद्र थे, या फिर मोहन सिंह थे, फिर अजित सिंह थे। तो कौन थे रायपुर से कलचुरी शासक, है ना, प्रथम शासक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामचंद्र। 2016 सीजीपीएससी में इसको पूछा भी गया है क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे लगातार हर एग्जाम में पूछा जाता, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ से देखने को, मध्यकालीन इतिहास से देखने को मिल जाता है, जिसमें सभी राजाओं को कलचुरी नाग, फड़ी नागवंश, चालुक्य वंश, काकतीय वंश, छिंदक नागवंश, है ना, चालुक्य वंश, ये सभी चीज़ से पूछा ही जाता है। तो ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से कवर करते रहिएगा। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन था, आप लोग थ्योरिकल भी पढ़िएगा, उसके बाद से क्वेश्चन को देखिए, इसको आप लोग लिख कर भी रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? कलचुरी शाखा के, है ना, रायपुर के कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह या फिर रघुनाथ सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन बी रामचंद्र थे। 2017 में इसको पूछा भी गया, 2 बार हो गए क्वेश्चन, 16-17 में रिपीटेड क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? रायपुर की स्थापना, है ना, किस कलचुरी राजा द्वारा की गई? लक्ष्मण कर्ण, सोधादेव, रामचंद्र, अशोक या फिर बिज्जल। तो किसके द्वारा रायपुर की स्थापना किया गया था? तो रामचंद्र के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो रामचंद्र, ये भी याद रखिएगा, रायपुर, है ना, रायपुर के कलचुरी शासक में प्रथम शासक था रामचंद्र, है ना। यही नहीं, इसने वहाँ पे कलचुरी वंश की स्थापना की थी और रायपुर की भी स्थापना किया है। तो ये चीज़ देख सकते, लाइब्रेरियन 2014 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ब्रह्मदेव राय, हाजीराव नायक, राघोजी शेखर रॉय या फिर अमर सिंह देव या फिर वीर नारायण सिंह। तो किसके नाम पर रायपुर शहर का नाम रखा गया है, पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर का नाम रखा है, क्योंकि इसका जो जाति है वो रॉय, है ना, उसके तहत यहाँ पर रॉय और उसमें पुर को ऐड कर दिया है ना। 2014 इसमें पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। तो रायपुर के कलचुरी शासक 10 राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था, जिसका नाम क्रमवार है। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कौन है, चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव या फिर अमर सिंह देव। तो इसमें कौन है जो संबंधित है ना, कौन थे? तो यहाँ पे मोहन सिंह देव नहीं है, बाकी ये सभी चीज़ है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये तीनों रायपुर शाखा से जो कलचुरी शासक है ना। तो ये जो चामुंडा देव है वो 5वें नंबर के शासक थे रायपुर से, है ना, 5वां नंबर का। और उमेन सिंह देव थे, ये 6ठे नंबर का था। और ये अमर, सॉरी, है ना, 6ठे नंबर में अमर सिंह देव थे और 7वें नंबर पे उमेंद्र सिंह देव थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शासक ने रायपुर कलचुरी शाखा का वंश प्रारंभ होता है? केशव देव से या फिर लक्ष्मी देव से या फिर ब्रह्मदेव से या फिर सिंघम देव से। किससे यहाँ पर इसका वंश चालू होता है? तो ऑप्शन ए सही है, केशव देव से चालू होता। 2019 में इसको पूछा भी किया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हयो की वंशावली का उल्लेख किस शहर के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है ना। है कौन है? कलचुरी शाखा, है ना। तो सुने,
कहाँ से इसके शिलालेख में इसका वंश के बारे में जानकारी मिलती है? दंतेवाड़ा शिलालेख से, भोरमदेव शिलालेख से, रतनपुर शिलालेख से या फिर शिवरी नारायण शिलालेख से। तो कहाँ से मिलती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिवरी नारायण से यहाँ पर जो शिलालेख है उससे इसके बारे में है कि वंशावली का पूरा जानकारी मिलती है। 2020 में पूछा गया CGPSC के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14वां नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? महाराज कुमार राजा, या फिर महाराजाधिराज, या फिर महासामंत, या फिर महामात्य कुमार। तो किस उपाधि से यहाँ पर इसको संबोधित किया जाता था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, महाराजा कुमार राजा, है ना, महाराज कुमार राजा इसके नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाता था। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कंवर्धा राजवंश से आगे छत्तीसगढ़ के कंवर्धा जिला जो भोरमदेव निर्माण है ना, भोरमदेव कहाँ पर है? तो कबीरधाम जिले में है। तो वहाँ पर भोरमदेव को किसने बनवाया था? तो फड़ी नागवंश ने बनवाया था। तो उससे संबंधित यहाँ पर अब क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा, है ना। तो ये फड़ी नागवंश का शासन क्षेत्र था रतनपुर, रायपुर, कंवर्धा या फिर खैरागढ़। तो कंवर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि फड़ी नागवंश ने यहीं पर शासन किया है कंवर्धा कबीरधाम में, जहाँ पर भोरमदेव मंदिर का भी निर्माण इसी वंश में के द्वारा कराया गया था। रामचंद्र देव थे जिन्होंने भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया था ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फड़ी नागवंश के प्रथम शासक कौन थे? अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव या फिर मोनिंग देव। तो कौन थे फड़ी नागवंश के प्रथम शासक? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अहिराज देव। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फड़ी नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? फड़ी नागवंश के अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव फिर मोनिंग देव, कौन थे? तो यहाँ से सही हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनिंग देव, जो यहाँ पर फड़ी नागवंश के अंतिम शासक के रूप में यहाँ पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, उसको बनाया गया है? तो महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा, गुरु घासीदास द्वारा, वल्लभाचार्य द्वारा, फिर राजा उजियार सिंह द्वारा या फिर बिम्बाजी भोसले द्वारा। तो कौन है जिसके ने यहाँ पे डिजाइन किया था, उसको निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा यहाँ पर कवर्धा में जो महल है राजा का महल, उसको निर्माण कराया था। 2014 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था छिंदक नागवंश काल में, नल वंश काल में, या फिर फड़ी नागवंश काल में, या फिर कलचुरी नागवंश काल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट इस 2 क्वेश्चन पहले बताया था दोस्तों, यहाँ पर फड़ी नागवंश काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। 2013 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2018 में CGPSC के प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया क्या है? भोरमदेव मंदिर, नारायण मंदिर, मांडल देव मंदिर या फिर देवरानी मंदिर, कौन है? तो यहाँ पे लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर है वो भोरमदेव मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? भोरमदेव मंदिर किस शताब्दी में यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था? तो या फिर 11वीं शताब्दी, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो कौन सी शताब्दी में यहाँ पर निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। इसको आप लोग भोरमदेव के जो शिलालेख प्राप्त है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। भोरमदेव इनमें से किस राजवंश से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव इनमें से किस नागवंश से संबंधित है? फड़ीनाग, ककोट, वासुकी या फिर छिंदक नागवंश। तो यहाँ से फड़ी नागवंश से संबंधित है। 2019 CMO में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23वां नंबर का क्वेश्चन है। 50 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखा जाएगा और उसका आप लोग बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाए या फिर आप लोगों को मालूम पहले से था। तो रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसको 4-5 बार भी पूछा गया, CGPSC में पूछा गया तो इसको लाया हूँ, लेकिन व्यापम के द्वारा इसको 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी जो वास्ता थी, है ना, उसका विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था? राजा सिंहदेव, कन्हर देव, ईशान देव या फिर रामचंद्र देव, कौन सा? तो रामचंद्र देव के द्वारा के साथ यहाँ पर विवाह हुआ था। कहाँ? राजकुमारी का विवाह किस राजधानी की थी ये? सॉरी, किस राजधानी बोलो, किस राज्य से थी? है फिर रतनपुर राज्य जो कलचुरी राजवंश से थे, है ना, शासक थे, वहाँ की राजकुमारी थी। उससे तो किससे हुआ था? रामचंद्र देव से यहाँ पर विवाह हुआ था। अगला देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
मड़वा एवं छिड़की महल किसके शासनकाल में बनाया गया था? अहिराज देव, गोपाल देव, रामचंद्र देव या फिर मोनिंग देव। तो मड़वा महल और छिड़की महल किसने बनवाया था? तो रामचंद्र देव ने बनवाया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मंदिर दिया गया है यहाँ से, है ना, और जो निर्माण करता है उसके राजवंश दिया गया है। इसको आप लोगों को मेल करना है। तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, पांडुवंश। भोरमदेव मंदिर कवर्धा का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए, फड़ी नागवंश। शिव मंदिर बारसूर का निर्माण यहाँ पर किसने किया था? छिंदक नागवंश ने कराया था। और शिव मंदिर पाली का निर्माण कलचुरी वंश ने यहाँ से कराया था, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा, है ना। 2009 में इसको पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 26वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण। तो देखिए, कहा जाता है कि नागवंशी शासक द्वारा छत्तीसगढ़ में मंदिर बनवाया गया था, उसका क्या नाम था? तो नागवंशी शासक है ना, उसने किस मंदिर का निर्माण कराया था? भोरमदेव मंदिर, रेवत मंदिर, शिव मंदिर या फिर बूढ़ा मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो अब नागवंशी बोले तो फड़ी नागवंश के शासक को आप लोग ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आप लोग को देना है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किया था। साइंटिफिक ऑफिसर 2018 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में उत्खनित क्षेत्र पचराही में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश से है? सरभपुरी वंश, पांडु वंश, फड़ीनाग वंश या फिर नल वंश। तो किससे संबंधित? पचराही में जो प्राप्त अवशेष है पुरातात्विक, है ना, अवशेष वहां से प्राप्त हुए किसके बारे में जानकारी देता है? तो फड़ीनाग वंश के बारे में जानकारी देता है। 2019 एडीजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ से देख पाएंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश छिंदक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे? सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव फिर या फिर जयदेव से। तो कौन कौन इसमें से संबंधित है और कौन बाहर से, उसको आप लोग को पता करके यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो देखिए, यहाँ से सोमेश्वर देव ये संबंधित है किसे? छिंदक नागवंश से, है ना। कन्हर देव भी संबंधित है, नरसिंह देव भी संबंधित, लेकिन जयदेव ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो ये सही हो जाएगा इसका। 2019 में इसको पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? है ना, जाजल्य देव प्रथम है वो बस्तर के कौन से शासक थे जिसको पराजित किया था यहाँ पर? तो ऑप्शन सी, सोमेश्वर देव को पराजित किया था। 2015 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण कौन करता था? या फड़ीनाग वंश से शासक करते थे, छिंदक नाग वंश से शासक करते थे, या काकतीय वंश से शासक करते थे, या फिर कलचुरी वंश से शासक करते थे? भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि, है ना। तो कौन धरते? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छिंदक नागवंशी शासक यहाँ पर भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां नंबर का क्वेश्चन है। छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र क्या था? चक्रकोट था, जूनाकोट था, या फिर एर्नाकोट था, या फिर एराकोट था? इनमें से क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन ए, चक्रकोट। ये छिंदक नागवंशियों का राजधानी क्षेत्र था, चक्रकोट, है ना। बस्तर को चक्रकोट के नाम से भी प्राचीन काल में जाना जाता था, ये भी चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक किसे माना जाता है ना। छिंदक नागवंश है, उसका अंतिम शासक कौन था? धारावर्ष को, नृपति भूषण को, या फिर सोमेश्वर देव के, फिर हरिश्चंद्र देव को? तो कौन थे जो अंतिम शासक थे? वो ऑप्शन डी है, हरिश्चंद्र देव यहाँ पर छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे। और छिंदक नागवंश के जो संस्थापक थे वो नृपति भूषण थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के छिंदक नाग राजवंश के पहले राजा का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी, नृपति भूषण, जस्ट अभी बताया 2019 में इसको पूछा भी गया है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सोमेश्वर देव प्रथम ने विजय अभियान में निम्न को पराजित किया था? किस किस को पराजित किया था? देव प्रथम ने, सोमेश्वर देव प्रथम, है ना, उसके विजय अभियान में कहाँ कहाँ से राजाओं को पराजित किया था वो चीज़ देखने। तो मधुरांतक देव को,
उद्योत केसरी को, पृथ्वीदेव प्रथम को या फिर उपयुक्त सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों को यहाँ पर पराजित किया था। मधुरांतक को भी किया था, उद्योत केसरी को भी और पृथ्वीदेव प्रथम को भी। यहाँ किसने हराया था? तो सोमेश्वर देव प्रथम ने हराया था अपने विजय अभियान के तहत, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के छिंदक वंश के काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे, है ना। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा वो स्पष्ट रूप से नहीं था। तो यहाँ पर अलग अलग मैं बता देता हूँ। जो काकतीय है ना, बस्तर के छिंदक वंश के जो काकतीय शासक किस स्थान के शासक थे, तो ये अधिकतर वारंगल से यहाँ पर शासक थे और ये अभी वर्तमान में तेलंगाना में है ना। ये चीज़ है। तो उस समय 2019 में इसको विलोपित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, अन्नमदेव। यहाँ पे चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? अन्नमदेव था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बस्तर में रहने वाले खालिस्तान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। जिस प्रकार से यहाँ पे बस्तर में निवास करने वाले नागरिक है ना, उनकी जीवन शैली कहाँ? वारंगल, जो वर्तमान में तेलंगाना में है ना, उसके समान ही है। तो वो कौन से जाति के लोग हैं? हल्बा जाति है, कोरवा या फिर ध्रुव या फिर कोल, तो कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हल्बा जनजाति। इसको देख सकते हैं 2019 में इसको पूछा गया था। ये दोनों समान रूप से जीवन शैली है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर में चालुक्य वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1324 में, 1322 में, 1325 या फिर 1330 में। 2019 में इसको पूछा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1324 में यहाँ पर चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के इस क्षेत्र में काकतीय वंश ने शासन किया था। कब किया था और कहाँ पर किया था? तो सरगुजा में, छुई खदान में, बस्तर में या फिर जसपुर में। तो काकतीय वंश कहाँ पर शासन किया था? तो बस्तर में, है ना। बस्तर के काकतीय वंश करके सुनते हैं ना आप लोग, देखते हुए यह टॉपिक भी है, बहुत लंबा टॉपिक है। काकतीय वंश जहाँ पर शासन किया था, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन तो आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था व्यापम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दंतेवाड़ा की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी थी? कौन से राजवंश थे जिसकी कुल देवी दंतेश्वरी मैया थी? काकतीय वंश, छिंदक नागवंश या सातवाहन या फिर कलचुरी वंश। तो कौन? ऑप्शन ए, काकतीय वंश। तो जो बस्तर दशहरा होता है दोस्तों, आज भी वहाँ से जो राज परिवार है वही लोग यहाँ पे उसकी सबसे पहले पूजा अर्चना करके बस्तर दशहरा के रीति रिवाज से शुरुआत किया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। बस्तर दशहरा बहुत फेमस है, जो टोटल कितने दिनों तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध का कारण क्या था? इन दोनों के बीच, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण क्या था जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर लड़ पड़े थे? सत्ता के उत्तराधिकार को लेकर, जगदलपुर के तालाब को लेकर, अंग्रेजों के अधीनता को लेकर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका मेन मुख्य कारण था ऑप्शन ए सही है, जिसमें सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ से अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? 1778 में, 1790 में, 1795 में, फिर 1824 में। कब हुआ था कोटपाड़ की संधि? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1778 में यहाँ पर इसकी संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 43वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया था? तो परलकोट की संधि, चित्रकूट की संधि, कोटपाड़ की संधि या फिर बारसूर की संधि। मराठों के अधीन आया था कोटपाड़, है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोटपाड़ की संधि, जो मराठा के अधीन आया था, तो है ना। तो काकतीय वंश और जो बस्तर के काकतीय वंश है ना, वहाँ से यहाँ पर जब मराठों ने आक्रमण किया था, तो उस जब युद्ध शांत हुए तो उस समय यहाँ पर कोटपाड़ की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1778 में। अभी जस्ट देखे हैं आप लोग, ये देख सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर 1778 में कोटपाड़ की संधि हुई थी, मराठों के द्वारा ये संधि किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से,
भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1876 में, 1859 में, 1910 में, या फिर 1742 में, तो या फिर 1795 में। तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, 1795 यहाँ में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, भोपालपट्टनम संघर्ष की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1795 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में पूछा गया CSPHCL के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के तहत बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के कारण से, मिस्टर ब्लंट के आगमन का विरोध, या फिर दरिया देव के शासक बनने का विरोध था। ये चारों ऑप्शन में क्या चीज़ मुख्य कारण था जिसकी वजह से भोपालपट्टनम में संघर्ष हुआ था? उसका मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिस्टर ब्लंट का जो आगमन हुआ था उसके विरोध में यहाँ पर ये संघर्ष किया गया था। 47वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो कौन है सा शहर है जो चौराहों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जगदलपुर है जिसको चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। CG व्यापम के तहत 2017 फूड इंस्पेक्टर में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया था? दलपत देव, महिपाल देव, भूपाल देव, या फिर रुद्र प्रताप देव। तो किसने इसको चौराहों के शहर के रूप में यहाँ पर विकसित किया था? तो दोस्तों रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों के शहर के नाम के रूप में। आज 49वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बचे, उसके बाद से आज के सेशन में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में काकतीय वंशी शासक एवं उनकी राजधानी सुमेलित नहीं है, तो कौन है? अन्नम देव मधवंता, पुरुषोत्तम देव चक्रकूट, दलपत देव जगदलपुर, और भोपाल देव दंतेवाड़ा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी देखिए, भोपाल देव जो दंतेवाड़ा है ये उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है। बाकी सब, अन्नम देव है मधवंता की राजधानी थी, पुरुषोत्तम देव है वो चक्रकूट उसकी राजधानी थी, दलपत देव जगदलपुर की उसकी राजधानी थी, और भोपाल देव है वो दंतेवाड़ा है ना। तो ये असुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो देखिए, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसला सेनापति कौन था? भास्कर पंत, नीलू पंत, रामचंद्र बाग, या जयसिंह थे? तो कौन था दोस्तों? आप लोग को इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो इससे पिछले वाले क्वेश्चन मतलब सेट था 50 क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को देखना मिला था, जहाँ पर भास्कर पंत ने यहाँ पर आक्रमण किया था, है ना। तो इससे पहले कौन आक्रमण कर चुका था? तो ऑप्शन बी नीलू पंत है जो प्रथम बार भोसला सेनापति के रूप में यहाँ पर आक्रमण किया था। तो आई होप ये 50 प्रश्न आप लोगों को पसंद आया होगा और बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा। और साथ में आप लोग ये भी बताना दोस्तों कि आप लोग 50 में से 25 या फिर 30 या फिर पूरा 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग को मालूम था, ये कमेंट करके हमें बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।